नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश नाइक महाराष्ट्र से आप सभी का इस ऑडियो श्रृंखला में स्वागत है, जिसका नाम है भारत के महान वैज्ञानिक। आज तक हमने बौद्धायन, महात्मा लगन, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और महर्षि कणाद इनके बारे में सुना। आज हम ऐसे ही एक भारत के प्राचीन महान गणितज्ञ इनके बारे में सुनेंगे, जिनका नाम है भास्कराचार्य। एक बालिका की शादी थी। सजी धजी बालिका अपनी सखियों से घिरी हुई थी। विवाह का मुहूर्त अब अधिक दूर नहीं था। बालिका के पंडित पिता ने बड़ी कठिनाई से बेटी के विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला। शुभ मुहूर्त पर विवाह हो जाना चाहिए था, नहीं तो बालिका के भाग्य में बड़े कष्ट लिखे हुए थे। उस जमाने में जलघड़ी से समय जाना जाता था। विवाह के शुभ मुहूर्त के लिए एक कमरे में जलघड़ी की व्यवस्था कर दी गई थी। बालिका बार बार उस घड़ी को देखने चली जाती थी। एक बार अनजाने में उनके वस्त्रों का एक मणि जलघड़ी के पात्र में गिर गया और पेंदी में जाकर बैठ गया। किसी को पता ही नहीं चला। जलघड़ी ने ठीक समय की सूचना नहीं दी। इस प्रकार विवाह का शुभ मुहूर्त टल गया। बालिका अविवाहित रह गई। बाप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बेटी को समझाया, मैं तुम्हें गणित पढ़ाऊँगा, ज्योतिष पढ़ाऊँगा और जो पुस्तक लिखूँगा उसे तुम्हारा नाम दूँगा। इस कथा में पिता थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी भास्कराचार्य और उनकी बेटी का नाम था लीलावती। यह कथा शायद सच नहीं है, बाद में गढ़ी गई है। अकबर बादशाह के दरबार में एक रत्न फैजी ने जब लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया तो उन्होंने इसमें लीलावती के बारे में यह दिलचस्प किस्सा लिखा हुआ मिलता है। परंतु भास्कराचार्य की एक पुस्तक का नाम सचमुच में ही लीलावती है। इसमें लीलावती का कई बार जिक्र है और भास्कराचार्य ने उनसे सवाल भी पूछे हैं। भास्कराचार्य ने ज्योतिषियों के एक प्रसिद्ध परिवार में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत क्षेत्र के विजड़वीड गांव में ईस्वी सन 1114 में भास्कर का जन्म हुआ था। भास्कराचार्य के पिता महेश्वर खुद ज्योतिषी थे, इसीलिए वही उनके गुरु भी थे। भास्कराचार्य ने 36 साल की आयु में ईस्वी सन 1150 में अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ संस्कृत में और पद्य में है। इसे समझने में कठिनाई होगी यह जानकर स्वयं भास्कराचार्य ने इस पर वासनाभाष्य नाम की टीका भी लिखी। सिद्धांत शिरोमणि ज्योतिष और गणित का शुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ काफ़ी बड़ा है। यह 4 पुस्तकों में बांटा हुआ है। पाटीगणित या लीलावती, दूसरा पुस्तक बीजगणित, तीसरा गोलाध्याय और चौथा ग्रह गणित है। पहली पुस्तक का विषय है अंकगणित। दूसरी पुस्तक का विषय नाम से ही जाहिर है कि बीजगणित है। तीसरी और चौथी पुस्तकों में कालगणना और ज्योतिष संबंधी बातें हैं। लीलावती पुस्तक में अंकगणित के परिक्रम समझाए गए हैं। ये सारे विषय आजकल हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, पर लीलावती के कुछ प्रश्न काफ़ी कठिन भी है। इतने कठिन कि वे बहुतों की बुद्धि को झंझोर देते हैं। भास्कराचार्य ने बीजगणित को अव्यक्त गणित कहा है। बीजगणित में अव्यक्त यानी अज्ञात राशियों की सहायता से गणना की जाती है। आजकल इन अज्ञात राशियों के लिए हम श, य जैसे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं।
अपने समय में भास्कराचार्य न केवल भारत के बल्कि संसार के एक श्रेष्ठ गणितज्ञ थे। उस जमाने के हिसाब से भास्कराचार्य के गणित में अनेक नई बातें थी। जैसे भास्कराचार्य ने शून्य और अनंत के गणित की बढ़िया जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राशि को शून्य से भागा देने के पर अनंत होता है और उन्होंने ऐसी राशि को ख हर कहा है। ख का अर्थ है शून्य, यानी ख हर का अर्थ है ऐसी राशि जिसके हर स्थान में शून्य हो। भास्कराचार्य यह भी बताते हैं कि अनंत में अनंत जोड़ने पर अनंत ही होता है और अनंत से अनंत घटाने पर अनंत ही शेष रहता है। भास्कर ने चलन कलन नामक उस गणित की भी नींव रखी थी जिसका आगे चलकर न्यूटन ने विकास किया है। इस नए गणित को कलन गणित यानी कैलकुलस कहते हैं। कलन गणित आज एक अत्यंत उपयोगी विज्ञान है। भास्कर के बाद यदि उनकी जैसी प्रखर प्रतिभा वाले पंडित हमारे देश में पैदा होते तो इस गणितांक का निर्माण हमारे देश में भी हो सकता था। भास्कराचार्य एक ऊंचे दर्जे के ज्योतिषी भी थे। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के 2 पुस्तकों गोलाध्याय और ग्रह गणित में ज्योतिष की बहुत चर्चा है। आगे जाकर 68 साल की आयु में भास्कराचार्य ने एक और ग्रंथ लिखा। उसका नाम था करण कुतूहल। यह ग्रंथ पंचांग बनाने के लिए उपयोगी था। भास्कराचार्य निसंदेह एक महान गणितज्ञ थे। देश में उनके ग्रंथों का बड़ा आदर हुआ और उन पर अनेक टीकाएँ लिखी गई। पहले बता चुके हैं कि अकबर के आदेश से फौजी ने 1587 में लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहाँ के दरबार के अताउल्लाह रशीदी ने 1634 में भास्कराचार्य के बीजगणित का फारसी में अनुवाद किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी एडवर्ड स्ट्रेची ने 1813 में पहली बार भास्कराचार्य के बीजगणित का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर जे टेलर ने ईस्वी सन 1816 में लीलावती का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया, परंतु लीलावती और बीजगणित का मूल संस्कृत से अंग्रेजी में पहली बार प्रमाणित अनुवाद हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने 1817 में किया। पुरानी पीढ़ी के लोग कहते हुए अब भी सुना जा सकता है कि भास्कराचार्य की लीलावती को पढ़ेगा वह पेड़ों की पत्तियां तक गिन सकता है। इसका अर्थ यह है कि भास्कराचार्य के गणित को पढ़ने से आदमी बड़ा गणितज्ञ बन सकता है। पुराने ज़माने के विद्यार्थियों को भास्कराचार्य की पुस्तकों की बड़ी कठिन जान पड़ती होंगी। इसीलिए किसी कवि ने एक श्लोक में लिख दिया है कि भास्कर के ग्रंथों को या तो स्वयं भास्कर ही समझ सकते हैं या फिर सरस्वती। आज के ज़माने के लिए यह कथन सच नहीं है। भास्कराचार्य के बाद पिछले करीब 800 सालों में गणित शास्त्र में बहुत उन्नति की है। भास्कराचार्य के समय तक हमारे देश के पंडित पुराने मतों का खंडन मंडन करते थे, लेकिन भास्कराचार्य के बाद खंडन मंडन की यह प्रथा बंद हो चुकी। लोग मानने लगे कि पुराना सब कुछ परम सत्य है। नतीजा यह हुआ कि भास्कराचार्य के बाद आगे के लगभग 700 साल तक उनकी कोटि का वैज्ञानिक हमारे देश में फिर कोई नहीं हुआ। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के अंतिम महान वैज्ञानिक हुए। ये थे अंधश्रद्धा और रूढ़िवादिता को दूर करने वाले शुद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन पर हमें
पूरे भारतवर्ष को गर्व है। जय हिंद।